है दुनिया में ऐसा कोई जो गालिब को ना जाने, वो शायर अच्छा पर बदनाम बहुत है। तो ये पंक्तियाँ कुछ कुछ आज की राजनीति पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। राजनीति बुरी चीज़ नहीं है, बुरे लोगों ने राजनीति को बुरा बना दिया है। पब्लिक के भीतर जो राजनेताओं का राजनीति का इंप्रेशन है वो वाकई बहुत ख़राब हो गया है। लेकिन इसके पीछे राजनीति अपनी वजह नहीं है, राजनीति की कोई गलती नहीं है। राजनीति किसी ने राज करने के लिए एक नीति का प्रख्यापन किया था कि ये राज करने की नीति होगी। अगर राजनीति करने वालों ने राजनीति को बदनाम कर दिया है तो इसमें राजनीति की कोई ऐसी कोई गलती या कोई गुनाह नहीं है। राजनीति आज भी बहुत ही विशुद्ध और बहुत ही अच्छी चीज़ है। ज़रूरी है कि राजनीति में अच्छे लोगों का प्रवेश ज़्यादा बड़ी संख्या में हो। और यही वजह है कि जब पिछले दिनों एक डिबेट यहाँ शुरू हुई या होने वाली थी या उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहाँ के मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक को जब ललकारा कि वो 4 साल में सरकार के 5 काम बताएं। हालांकि सिसोदिया ने ये काम सरकार से पूछे थे। चूँकि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक शासकीय प्रवक्ता भी हैं, तो उन्होंने कहा हम 5 ही क्यों, हम 4 ही काम क्यों, हम 100 काम गिना सकते हैं। तो इसी बीच ये सब वाकयुद्ध शुरू हो गया। और जब ये पिछला सप्ताह शुरू हुआ तो पहले ही दिन मनीष सिसोदिया देहरादून आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इस तारीख को देहरादून रहूँगा। और उन्होंने इस बात की पूर्व सूचना दी कि मैं इस तारीख को देहरादून रहूँगा और यहाँ पर रहूँगा, ये मेरी जगह होगी। और मदन कौशिक कृपया आए और सरकार के उन 5 कामों को गिनाए जिनसे जनता को लाभ पहुँचा हो। मदन कौशिक उस दिन तो नहीं आए, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की कामयाबियों की और सरकार की एक सफल योजनाओं की एक फहरिस्त मीडिया के सामने रखी। लेकिन वो सिसोदिया के सामने डिबेट करने नहीं आए। तो कहानी कुछ इस तरह से घूमी कि मदन कौशिक तो नहीं आए, लेकिन मनीष सिसोदिया उस पूरे ऑडिटोरियम हॉल में अपनी बात कहने के बाद वो तो चले गए। और उसके बाद उन्होंने ये तय कर दिया और ये स्थापित कर दिया पब्लिक के बीच कि देखिए इनके पास काम गिनाने के लिए नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं आए हैं। पूरा सप्ताह एक तरह से सियासी रूप में आम आदमी पार्टी के नाम रहा। विकास के दिल्ली के केजरीवाल मॉडल बनाम उत्तराखंड के त्रिवेंद्र मॉडल में खुले मंच पर बहस के लिए दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया तो पहुंचे, लेकिन उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक मैदान में नहीं उतरे। लोगों ने खुली बहस में कौशिक के नहीं आने को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की। खुली बहस के इस खेल में एक तरफा मैच जीतने के बाद सिसोदिया तो दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन भाजपा के शिविर में शाम तक सन्नाटा पसरा रहा। विगत 19 दिसंबर को देहरादून के दौरे के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड सरकार को चुनौती दी कि 4 साल में 5 वो काम गिनवा दें जो पब्लिक के लिए सफलतापूर्वक कर लिए गए हों। इतना कहते ही 20 दिसंबर को कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 5 ही क्यों, हम 100 काम एक सांस में गिनवा सकते हैं। इसके बाद सिसोदिया ने कहा कि मुझे खुशी है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस खुली बहस को स्वीकार करने के लिए कौशिक ने जो कदम उठाया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इतना होते ही मदन कौशिक ने यू टर्न लिया और कहा कि वो दिल्ली में जाकर बहस करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के मुद्दों पर दिल्ली में बहस होगी और उत्तराखंड के मुद्दों पर उत्तराखंड में बहस होगी। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा था, कौशिक इस बहस से पलायन करने की फिराक में थे। अंततः सिसोदिया ने देहरादून में खुली बहस के लिए 2 से 4 जनवरी का समय निर्धारित कर दिया। जब सिसोदिया मंच पर पहुंचे उस दिन 4 जनवरी थी और सप्ताह का पहला दिन था। इसमें सबसे खास बात यह थी, यानी एक दिन पहले मदन कौशिक देहरादून में ही थे। इस डिबेट से ठीक एक दिन पहले देहरादून में मदन कौशिक ने सरकार की उपलब्धियां मीडिया के सामने रखी, लेकिन अगले दिन जब डिबेट होने वाली थी वो उस डिबेट में नहीं आए। इसी वजह से बहस के लिए नहीं आना लोगों को अखर गया। सिसोदिया ने एबीपी गंगा के साथ बातचीत में कहा भी कि लोकतंत्र को यदि कोई सबसे मजबूत बना सकता है तो वो स्वस्थ चर्चा है। भाजपा की शायद यही संस्कृति है, चुनौती स्वीकार करो और फिर भाग जाओ। अब मैं कौशिक को और साथ में मुख्यमंत्री को फिर कह रहा हूं, आप 6 जनवरी को इसी तरह की बहस के लिए दिल्ली आइए, आपका स्वागत है। सिसोदिया ने इतना भी कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री भाजपा का है और मंत्रिमंडल कांग्रेस का। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की मिलीजुली सरकार है। मैं कई जगह गया, लोग 2 ही चीज़ कह रहे हैं। पहली चीज़ तो लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो कांग्रेस और बीजेपी की मिलीजुली सरकार है। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और जो उनकी कैबिनेट है, जो मंत्री हैं वो कांग्रेस से हैं। इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की एक मिलीजुली सरकार चल रही है उत्तराखंड में, जिसने वहाँ पे कुछ नहीं किया। और दूसरी बात,
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में लोग कहने लगे हैं कि जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमने काम दिल्ली में करेंगे, चर्चा दिल्ली मॉडल की बात वो करते हैं ना, तो वो मॉडल दिल्ली में है, दिल्ली में देखेंगे। नहीं, उन्होंने 4 जनवरी का देहरादून में कार्यक्रम रखा है और 6 जनवरी का दिल्ली का। नहीं तो हम दिल्ली में जाएंगे, हम उनको उससे पहले भी या उसके आसपास कभी भी जाएंगे, वो पूरा मॉडल दिखाएंगे उनको, उसके बाद चर्चा होगी। पहले मॉडल तो देख ले उनका, मॉडल कौन सा है दिल्ली में। आज वहाँ जो दुर्दशा वहाँ स्थिति है दिल्ली की, वो सब जान। देखिए, आज मनीष सिसोदिया जी सैर सपाटा करने के लिए और टाइम पास करने के लिए देहरादून में घूम रहे हैं। कम से कम उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के, तो थोड़ा बहुत तो जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए। लेकिन अराजकता फैलाना उनका उद्देश्य लग रहा है। बुनियादी तौर पर नेगेटिविटी के साथ ये सोचते हैं कि हम उत्तराखंड के राजनीति के पिक्चर में, उस फ्रेम में दाखिल हो जाएंगे, हमारी भी फोटो साथ आ जाएगी। ये लोग उत्तराखंड में नॉन एग्जिस्टेंट है। देखिए, जैसा मनीष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बनती जा रही है कि पहले चुनौती दो और फिर मैदान छोड़ के भाग जाओ, और ये लगातार हो रहा है। अभी जैसे अरविंद पांडे जी ने आज कहा कि जी मनीष जी को स्कूल देखने चाहिए, आज हम फिर कह रहे हैं कि आप आइए दिल्ली में। हमने कहा कि दिल्ली में जो स्कूल आप देखना चाहते हैं हम स्वागत करेंगे आपका। साथ ही साथ दिल्ली के केजरीवाल मॉडल और उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सरकार के मॉडल के बीच जो ये लड़ाई थी, जिसमें एक तरफ मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे और दूसरी तरफ मदन कौशिक थे, इस महामुकाबले में भाजपा ने एक तरह से सिसोदिया को वॉकओवर दे दिया। मंत्री नहीं पहुंचे तो एक तरफा जीत का सेहरा अपने सिर बांधकर मनीष सिसोदिया यहाँ से कूच कर गए। लेकिन अगली रणनीति का और अगली योजना का यहाँ किसी को भान नहीं था, और वो सीधे जब चूंकि एजुकेशन की बात हो रही थी, डिबेट में एजुकेशन की बात होनी थी, तो उन्होंने इस सफ़र को यहीं तक नहीं छोड़ा और वो यात्रा में थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा काम यहाँ करके जाऊँगा कि जिससे स्थापित हो जाएगा कि यहाँ के स्कूलों में वाकई कोई सुविधा नहीं है। चूँकि एजुकेशन पर डिबेट हो रही थी, लगातार एजुकेशन को फोकस करके आम आदमी पार्टी यहाँ पर हमलावर हो रही थी। यहाँ इस डिबेट से मनीष सिसोदिया बाहर निकले और अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में एक स्कूल में गए। डोईवाला शहर से लगता हुआ क्षेत्र है और वो जिस स्कूल में गए उसमें चारदीवारी गिरी हुई थी, शौचालय नहीं थे और ऊंची ऊंची घास और खरपतवार उगी हुई थी, पीने का पानी भी नहीं था। उनके साथ मीडिया भी था और वहाँ से लोगों ने उन सब चीज़ों की कवरेज भी की और मनीष सिसोदिया ने मीडिया को भी दिखाया और खुद भी देखा, और जो वहाँ के गांव वाले थे उनको भी इस बात का इल्हाम कराया कि देखिए यहाँ मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर स्कूल का ये हाल है तो फिर आप पहाड़ के जो रिमोट एरियाज हैं, जो दूर दराज के अंचल हैं, उनमें आप स्कूल किस तरह के होंगे उसका आप अंदाज़ा सहज तरीके से लगा सकते हैं। मनीष सिसोदिया का ये जो दांव था ये पूरी पार्टी को भारी पड़ गया और पूरे भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा हो गया। शाम तक कोई बयान देने नहीं आया, छोटे मोटे नेता आते रहे, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान को जवाब देने के लिए भेजा गया और उन्होंने रटा रटा एक जवाब उन्होंने दिया कि हमें आम आदमी से डिबेट करने की जरूरत क्या है। लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि जिस स्कूल को मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में मनीष सिसोदिया देखने गए थे, वहाँ उन्होंने कमियां पाई थी, तो शाम को भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उसकी मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। यानी वहाँ पर कमियां थी, वहाँ पर स्कूल टूटा फूटा पड़ा था। तो मनीष सिसोदिया लगातार अपर हैंड होते जा रहे थे। ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा चलता दिख रहा था। राजनीतिक परिदृश्य पर आप देखेंगे तो पूरा मुकाबला सुबह से लेकर शाम तक मनीष सिसोदिया के नाम रहा। और रही सही कसर जब ये हुआ कि अरविंद पांडे जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यह कहकर पूरी की मनीष सिसोदिया को कुछ अच्छे स्कूलों को भी देखने के लिए जाना चाहिए। इतना उनका कहना था कि इधर आम आदमी पार्टी ने अपना एक अभियान चला दिया 3 दिन का और सोशल मीडिया पर उस अभियान को चलाकर कहा कि सभी उत्तराखंड के नागरिकों से अपील की कि आप अपने निकटतम सरकारी स्कूल के साथ एक सेल्फी लेकर अपलोड करें और उसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को भी टैग करें, ताकि ये फोटो जहाँ जहाँ से आई है वो सबके पास जाए। इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वाकई स्कूल अच्छे हैं भी कि नहीं हैं। इससे फिर किसी डिबेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी यही काम चूँकि चल ही रहा है और ये अभियान यहाँ पर चलाया हुआ है और इस पूरे मुकाबले में आम आदमी पार्टी एक अपर हैंड होने में, या हम ये कह सकते हैं कि भाजपा से एडवांस स्टेज पर आने में एक तरह से कामयाब हो गई है। सिसोदिया की चुनौती को स्वीकार करने के बावजूद भाजपा सरकार के मंत्री डिबेट में नहीं आने के चलते
पार्टी की जो किरकिरी हो रही थी उसका सिलसिला थमा भी नहीं था, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी इंदिरा हृदयेश पर मंच से अशोभनीय टिप्पणी कर दी। अभी तक डिबेट में नहीं आने के चलते मदन कौशिक मीडिया के निशाने पर थे, लेकिन अब मीडिया का निशाना बंशीधर भगत की तरफ घूम गया। कांग्रेस ने भी इसे हाथों हाथ लिया। समाज और सियासी दलों के साथ ही अपनों के निशाने पर भी आए भगत ने माफी तो मांगी, लेकिन तब तक मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। मामला बढ़ने और पार्टी की लगातार हो रही किरकिरी से पार्टी और सरकार इतने दबाव में आ गई कि उसी आधी रात को मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर से माफी मांगी। अगले दिन बंशीधर भगत ने भी माफी मांगी, लेकिन लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा था। मैं एक महिला के लिए और एक राजनीतिक महिला के लिए जिस तरह की टिप्पणी बंशीधर भगत ने की थी वो माफी के काबिल नहीं थी और वो अशोभनीय थी। माफीनामा तो चलता रहा, लेकिन यह एक ऐसी घटना थी जिस पर आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। हालांकि भाजपा के लिए यह पहला मामला नहीं है जब प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पार्टी के लिए परेशानी खड़ी की हो। इससे पहले भी कोरोना काल के दौरान तमाम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाने में उन्हें कोई कसर बाकी नहीं रखी। इसके अलावा भी भाजपा के अपने ही लोग अपनी पार्टी की सरकार को चुनौती देते रहे और समय समय पर उन्होंने सरकार को ये बताया कि किस तरह से सरकार चल रही है और जनता में इसका गलत संदेश जा रहा है। और कई नेताओं ने, कई विधायकों ने सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा। हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे 5 विधायक मेरे संपर्क में से भर करेंगे। इससे संपर्क करेंगे, डूबते जहाज से संपर्क करेंगे। कि प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बंशीधर भगत ने अमर्यादित अशिष्ट भाषा मेरे लिए प्रयोग की है। मुझे उससे बहुत दुख और कष्ट हुआ है, क्योंकि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पूरी पार्टी का प्रतीक होता है, प्रतिनिधित्व करता है। और प्रदेश का अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा बोले तो मैं मानती हूँ कि ये मातृशक्ति का भी अपमान है। मैंने कोई दुराभाव से नहीं कहा, ये शब्द जो मैंने कहा एक स्वाभाविक शब्द है बाहर में। और अगर किसी को कोई मेरे शब्द से पीड़ा हुई है तो मैं शब्द को वापस ले लेता। देखिए, बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर ने जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की उनसे कभी उम्मीद नहीं की जाती थी, लेकिन उन्होंने घटिया मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बारे में किया, आम महिला के बारे में भी कैसे कर सकते हो आप? आम आदमी पार्टी के दिए हुए झटकों से भारतीय जनता पार्टी पूरे सप्ताह उभर भी नहीं पाई थी और सप्ताह खत्म भी नहीं हुआ था। सप्ताह के आखिर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नैनीताल में एक जनसभा में लीडर अपोजिशन इंदिरा हृदयेश, जो 25-23 साल तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही और जो यहाँ लगातार एक चुनाव छोड़कर सभी चुनाव जीतती रही और संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री से लेकर लोक निर्माण विभाग मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, वो तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रही, उनके लिए एक अशोभनीय टिप्पणी की। और जैसी ये टिप्पणी होनी थी, ये वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पर कोहराम मच गया। और उसी समय भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को जब इसकी जानकारी हुई तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर संगठन और सरकार दोनों से इस बात पर बात की और उन्होंने इससे संभावित खतरे का भी उनको अंदेशा बताया कि आपके पार्टी के नेता जो कहते घूम रहे हैं इंदिरा हृदयेश के लिए जो टिप्पणी की है उसका फायदा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भरकुटियां तनी तो मुख्यमंत्री ने रात के 12:38 पर मैं ट्विटर हैंडल पर जाकर लिखित में माफ़ी मांगी और इंदिरा को कहा कि आप अति सम्माननीय हैं, अति पूजनीय हैं और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान में जुटी है और महिला बहुत सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। आप बड़ी बहन हैं, आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इस ट्वीट के अगले ही दिन बंशीधर भगत ने फिर एक बार बहुत चुल्लड़बाजी में एक बाइट जारी की और कहा कि ऐसा पहाड़ों में कहते रहते हैं, लेकिन उसका बहुत रिएक्शन हुआ। अंत में अगले दिन शाम तक बंशीधर भगत को माफ़ी मांगनी पड़ी और इससे लेकर के कांग्रेस इतनी उत्तेजक हो गई, इतनी एक्साइट हो गई, उस पूरे प्रदेश में बंशीधर भगत को काले झंडे दिखाए जाने लगे। और यही नहीं था, राजनीति बहुत तेज़ी से करवट ले रही थी और आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की विरोधी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी की भी विरोधी पार्टी है, और इस महिला वाले मुद्दे पर, नेता प्रतिपक्ष वाले मुद्दे पर कांग्रेस के साथ आकर खड़ी हो गई।
और उन्होंने कहा कि भाजपा का चाल चरित्र चेहरा इस बात को प्रदर्शित करता है, इस बात को साबित करता है कि महिलाओं के प्रति उसके मन में किस तरह का सम्मान है। ये एक ऐसा ड्रामा क्रिएट यहाँ पर हो रहा था कि जिससे लगातार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता जा रहा था और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एडवांस स्टेज में आ रहे थे। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष को अभद्र टिप्पणी करने का या एक ऐसे शब्द कहने का जो हम आम समाज में और हमारे समाज में किसी महिला के प्रति कहना अनुचित रहते हैं, उनको हम कह नहीं सकते। सामाजिक रूप से उनको बहुत ही बुरे दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो कुल मिलाकर बंशीधर भगत ने माफ़ी भले ही मांग ली हो, लेकिन कांग्रेस ने यह तय किया है कि हम इस मामले को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और इसको मुद्दा बनाएंगे और जगह जगह प्रदर्शन होंगे। तो कांग्रेस अभी अपने उसी मुहिम पर चल रही है। आम आदमी पार्टी अभी भी एजुकेशन के एजेंडे को लेकर चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इंदिरा हृदय पर किए गए बयान, महंगाई, पिछले दिनों सड़क से सदन तक जितने भी बवाल हुए, भ्रष्टाचार के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, उन सब को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर इस समय कोई आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है। एक भी कामयाबी ऐसी किसी भी समय नहीं दिखाई गई है कि जिसके बल पर वो चुनावी मैदानी पार करने की कोशिश भी करती दिख रही हो। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं अगले सप्ताह फिर मिलूंगा उत्तराखंड से जुड़े किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। एबीपी गंगा के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबान आपकी, शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।